प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर.के. सिंह और आज हमारे साथ है अवनीश पी.एन. शर्मा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, कैसे हैं? संदीप जी, आपको नमस्कार और प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम जी। जी, सबसे पहले तो सर मैं प्रारब्ध के सभी दर्शकों को कहूंगा कि हमारा जो सौभाग्य है कि श्री राम मंदिर के साथ पहली दीपावली उनकी छत्र छाया में हम सबने मनाई, तो भगवान की कृपा सब पर बनी रहे ऐसे ही। और इसके साथ अवनीश सर, सबसे पहला जो मेरा एक बात है जो थोड़ी सी विचलित की है जिसने मुझे, कि कोविड काल के दौरान भी हम देख रहे थे आर्यन खान और शाहरुख खान का जो केस वेस चल रहा था ड्रग्स का। उस समय एक आदमी बहुत कूद कूद के अपनी सारी बातें, मतलब शाहरुख खान के डिफेंस में और ड्रग्स के डिफेंस में, उस तरीके से बहुत डूबियस कैरेक्टर है, वो है नवाब मलिक। पर हो क्या रहा है कि अजीत पवार को चूंकि भाजपा सरकार ने महाराष्ट्र में साथ में रख लिया है, तो साथ में नवाब मलिक भी टंगे चले आए हैं। तो और अजीत पवार मान नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, हम अपने कोटे से इनको टिकट देंगे ही देंगे। पहले बेटी की बात की, फिर अंत समय में नवाब मलिक को भी टिकट दे दिया। तो ये क्या है? ये कौन सा मास्टर स्ट्रोक है जो महाराष्ट्र की भाजपा जो है क्लैरिटी नहीं ला पा रही है? या ये आखिर ये कौन सी मजबूरी है जो अब नवाब मलिक के प्रचार के स्तर पर भी क्या भाजपा को उतरना पड़ेगा या एनडीए को उतरना पड़ेगा? नहीं सर। संदीप जी, आपने बड़ा मौजूद सवाल उठाया है। वजह ये कि इस सवाल को हल कर लेना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये तमाम राष्ट्रवादी खेमे के समर्थकों को असहज करेगा और विरोधी इसकी जो है आइसक्रीम जरा बेचने और चूरन बेचने का प्रयास करेंगे। मैं इस वर्तमान में खड़े हुए इस असहज करने वाले सवाल के जवाब में जरा इतिहास में लेके चलूंगा। मुझे अभी भी याद है कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी थी, उसने कभी एक गैर कांग्रेसी सरकार के गठबंधन के रूप में अपने गठबंधन साथी के तौर पर भारत की कम्युनिस्ट पार्टियों का साथ पाया हुआ था। यानी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, ये दोनों एक गैर कांग्रेसी सरकार जिसके खिलाफ एक सत्ता बनी हुई थी, एक गठबंधन बना हुआ था जिसमें भारतीय जनता पार्टी और इस देश की कम्युनिस्ट पार्टियां साथ थी, एक साथ थी। उस समय का नारा क्या था? उस समय की ये वजह क्या थी? प्रायोरिटी क्या थी? कांग्रेस मुक्त केंद्र सरकार। 2014 में नरेंद्र मोदी और अमित शाह और आज की भाजपा आती है। नरेंद्र मोदी का नारा होता है कांग्रेस मुक्त भारत। कम से कम नरेंद्र मोदी जी की सरकार और नरेंद्र मोदी के समय की भाजपा और एनडीए, इसमें 2014 से अब तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ किसी गठबंधन का कोई उदाहरण नहीं मिलता। तो मैं सबसे पहले अपने दक्षिण खेमे, अपने राष्ट्रवादी भाई बहनों को, अपने समर्थकों को, अपनी पार्टी विचारधारा के समर्थकों को बधाई देता हूं कि आपको बधाई हो कि आपके साथ कम्युनिस्टों का कहीं कोई अलायंस नहीं हुआ, आपकी पार्टी में वृंदा कारंत शामिल नहीं हुई है। ये इतिहास से लेके आज का वर्तमान है। इसी के साथ साथ जरा एक और, जब मैं ये कह रहा हूं कि अपनी भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक राजनीति का एक्सट्रीम उदाहरण जब मैं देता हूं अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने का, कि कम्युनिस्ट पार्टी का साथ था, तो उसी के साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने थे और एनडीए की पहली सरकार जिसने वो जमीन बनाई, सत्ता का स्वाद लगाया कि आप भी सत्ता चला सकते हैं, सत्ता सरकार चला सकते हैं, 5 साल का टर्म पूरा कर सकते हैं, तो याद कीजिए, हम सभी को याद रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 3 कोर इश्यूज, जिसमें राम मंदिर भी शामिल था, जिसकी बधाई अभी अभी आपने दी, उसमें 370 का भी वो मामला शामिल था जो कि कश्मीर में हो चुका। उन तीनों कोर एजेंडेस को उस समय एक टर्म था कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। इसके तहत भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार, अटल जी के प्राइम मिनिस्टर वाली सरकार में निकाल के बाहर कर दिया था, इस स्तर का कंप्रोमाइज किया था। कम से कम एक बार फिर मैं बधाई देता हूं दक्षिण खेमे के लोगों को और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों और राष्ट्रवादी राजनीति के समर्थकों को कि 2014 के बाद वाली भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, नड्डा वाली भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए की सरकार रहते हुए कभी इस तरह का कोई कंप्रोमाइज अभी तक नहीं किया कार्यक्रमों के आधार पर। अब एक तीसरा सवाल मैं खड़ा करता हूं। इस देश का जो भी राष्ट्रवादी राजनीति का समर्थक है,
संदीप जी, जो भी भारत प्रथम की राजनीति के प्रति कमिटेड है और उसका समर्थक है, यानी कुल मिला के दक्षिण खेमे का वोटर है, दक्षिण खेमे का वैचारिक समर्थक है, इसकी राजनीति का समर्थक है, उसकी चाहत क्या है? उसकी चाहत यही है ना कि भारत में भारत विरोध की राजनीति करने वाले ऐसा करना छोड़ दें। यही है। इसके अलावा हमारी दक्षिण खेमे की और कोई चाहत नहीं है। उसी के साथ एक सच और भी है संदीप जी, जिसे स्वीकार करना पड़ेगा। लोकतांत्रिक जिस मॉडल को हमने अपनाया है, इसमें हेड काउंट मैटर्स। और एक चीज और, राजनीति में हमेशा चुनाव लड़ा जाता है सत्ता पाने के लिए, सरकार बनाने के लिए। यहां पर प्लीज कोई कम्युनिस्टों के उस भोथरे और थोथरे चूरन से प्रभावित न हो कि नहीं हम तो हारने के लिए भी राजनीति करते हैं। गलत, ये फ्रॉड है। और ये फ्रॉड कम्युनिस्टों का बेचना उनकी मजबूरी है, क्योंकि भारतीय राजनीति में कभी उनको 2-2.25% से ज्यादा का जनमत मिला नहीं। ये उनकी राजनीतिक हैसियत रही है, इसलिए ये चूरन उनको बेचना है। आप इसी देश में हमने होते हुए देखा है, हमें ये दंश है कि एक अटल बिहारी वाजपेयी जी के 5 साल की पूर्णकालिक सरकार के अलावा 2014 तक इसी देश में 65-68 साल आप सड़क पर टहलते रहे। भारत की राष्ट्रवादी राजनीति, दक्षिणपंथी राजनीति सड़क पर टहलती रही बिना सत्ता के। और सत्ता आपके पास नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपका कोई सपना बेमानी है, आपकी कोई हैसियत नहीं है, आप अपने किसी कार्यक्रम को लागू नहीं कर सकते। इसलिए जब वैचारिकी, बौद्धिकता और नैतिकता और राजनीति, इन दोनों का आपसी संबंध है, लेकिन लोकतंत्र के जिस मॉडल को हमने लिया है, बहुमत नहीं रहेगी, आप कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। इसलिए इस बात का विचार होना चाहिए, अध्ययन इस बात की होनी चाहिए, जांच इस बात की कर लेनी चाहिए, अपने मन को इस बात का फिल्टर लगा के आंकना चाहिए कि क्या ऐसा करते हुए या किसी को अपना पार्टी सिंबल देते हुए या किसी को अपना गठबंधन का हिस्सा बनाते हुए हम कहीं अपने कार्यक्रमों से कोई समझौता कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तब तक, जब तक कि हम अपने कार्यक्रमों, एजेंडे से कोई समझौता नहीं कर रहे, तो एमके स्टालिन और ममता बनर्जी भी कल को आके अगर कहें कि यस भारतीय जनता पार्टी, हम आपके राजनीतिक नेतृत्व को स्वीकारने के लिए तैयार हैं, मेरी तरफ से दिल खोल के स्वागत होना चाहिए, क्योंकि यही कांग्रेस मुक्त की भारत की तरफ लेके जाएगा। और दूसरा, आपका वो जो सपना है कि भारत में रहते हुए कोई भारत के खिलाफ की राजनीति न करे, आप उसको संभव कर रहे होंगे। इसलिए महाराष्ट्र की राजनीति पे आऊंगा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। महाराष्ट्र की अब राजनीति पे इसके बाद आ जाऊंगा, अभी ये भूमिका थी, आप कुछ कहें उसके बाद मैं आता हूं महाराष्ट्र पे। मैं, आपने जो बात कही कि पहली बार अटल जी के माध्यम से एक हिंदूवादी या राष्ट्रवादी विचारधारा को सत्ता मिली, और एक देश ने भी यह देखा। एक उससे पहले कंसेप्ट चलता था कि राज तो करना तो सिर्फ कांग्रेस को आता है, बाकी किसी को आता नहीं। और बाकी लोगों ने अपने कर्मों से प्रूव भी किया था, जनता दल की सरकार हो या वीपी सिंह की हो या चंद्रशेखर की हो, तो सबको यही था कि भाई, या एचडी देवेगौड़ा या गुजराल जी। तो अटल जी ने एक दिया कि नहीं, राज भाजपा भी कर सकती है, बेहतर कर सकती है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कर सकती है। मैं देखता हूं कि एक थोड़ा सा डिफरेंस दिखता है मुझे राष्ट्रवादी विचारधारा के समर्थकों में और कांग्रेसी विचारधारा के समर्थकों में, कि कांग्रेसी या जो उसमें सब आ जाते हैं, समाजवादी पार्टी या राजद या इस प्रकार के भी जितना इंडिया अलायंस है, उनके समर्थकों में ये होता है कि हमको सत्ता में आना है, ये इनके इन प्रकारेण सत्ता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सत्ता के प्रति उतनी चाह मुझे राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों में शायद उतनी नहीं दिखती है। ऐसा भी है क्या अवनीश जी? और महाराष्ट्र पे तो मैं खासकर आना चाहूंगा, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वहीं चल रहा है। तो ये जो क्लैरिटी ऑफ थॉट है कि इंडिया अलायंस को बहुत क्लियर है कि हमको झूठ बोल के, चाहे जैसे भी, चाहे कोई भी वादा करके, खटाखट करके, या संविधान खतरे में, ये सब कुछ भी बोल के हमको सत्ता में आना है। जबकि हम राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग अपने नेताओं से या अपनी मतलब अपने आप को बहुत ज्यादा मर्यादाओं में बांधते हैं, और उसके लिए हम सत्ता छोड़ने तक की कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं। ऐसा भी है क्या अवनीश जी? देखिए, ये इसी बात को मैंने अपनी पिछली बात में कहा है,
अपनी बात को जब मैं कंक्लूड कर रहा था तो यही बात थी जो आपने सवाल किया, इसलिए उसका उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं। बिल्कुल ऐसा है और इससे बाहर आना चाहिए, इससे बाहर आना चाहिए, ये आपका नेता कहता है और ये समय की जरूरत है। अब आपके पास समय नहीं है, आप 2014 से जिस पथ पर अग्रसर हो चुके हैं आपके पास समय नहीं है। और एक इतिहास की बात और करते हुए मैं महाराष्ट्र की वर्तमान राजनीति पे आ जाऊंगा। जरा दो शब्द खरे खरे उस पर भी इस देश को सुनना चाहिए और हम सबको सुनना चाहिए। और पुरानी बात मैं कर रहा हूं जरा सा। आज असम और पूरा पूर्वोत्तर आपको भगवा में दिनों दिन उत्तरोत्तर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी जमीन कहां है? भारतीय जनता पार्टी का जो मातृ संगठन है आरएसएस। मैं अब वैचारिकी पे आ जाता हूं क्योंकि वैचारिकी और राजनीति, वैचारिकी ही हिलती है, नैतिकता वहीं पर रहती है, बौद्धिकता भी उसी खाने में पाई जाती है, वहीं पर जरा ये दिक्कत होती है। वरना पॉलिटिक्स तो सत्ता पाने का नाम है भाई साहब, सीधी सी बात है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स केवल और केवल सत्ता की बात करती है। इसलिए वहां पर मैं विशेष रूप से जाना चाहूंगा। असम आरएसएस कोई भी मिनिमम प्रोग्राम बनाती है तो 20 साल, 25 साल, 30 साल का होता है, 3 दशक 4 दशक का कार्यक्रम होता है। एक उदाहरण, 70 के दशक के छात्र आंदोलन, असम छात्र आंदोलन, उसके दो चेहरे एक साथ शुरू हुए थे। प्रफुल्ल कुमार मोहंती आरएसएस के हाथ में आया, नेशन फर्स्ट राष्ट्रवादी राजनीति के हाथ में आया, और उनका वर्तमान क्या रहा, उनका भविष्य क्या रहा? तब के इस देश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री होने का गौरव हासिल किया राष्ट्रवादी राजनीति करते हुए असम की धरती पर प्रफुल्ल कुमार मोहंतो ने। और उसी के ठीक खिलाफ बरुआ, हेमंत बरुआ, उसको वामपंथियों ने अपने गोद में खिलाया। वो आज भी संदीप जी वर्मा के किसी जंगलों में गोलियों का इंतजार कर रहा है, अपराधी जीवन बिता रहा है। ये फर्क होता है वैचारिकी का। यहां मैं क्लियरिटी कर रहा हूं कि विचार जब राजनीति की धारा से देश को बदलना चाहता है तो वो प्रफुल्ल कुमार मोहंतो पैदा करता है। और प्रफुल्ल कुमार मोहंतो से असम की राष्ट्रवादी राजनीति ने आज वो जमीन तैयार की है कि आपके पास हेमंता बिश्वा शर्मा, आपके पास इससे पहले ऐसी सरकारें आई जो लगातार वहां सत्ता रिपीट कर रही हैं और जिसका इंप्रेशन नॉर्थ ईस्ट के बाकी स्टेट्स पे पड़ रहा है। इवन दो कि वहां क्रिश्चियन कन्वर्ट वाला कार्यक्रम बहुत तेज चला, लेकिन उसी नॉर्थ ईस्ट का यह भी सच है कि संघ का वनवासी कार्यक्रम उतनी ही प्रचंडता से उसी नॉर्थ ईस्ट में चलता है। अब मैं आता हूं महाराष्ट्र की राजनीति में। देखिए साहब, जैसे मैं एक बात कहता हूं कि बहुत सारी चीजें ओवररेटेड होती हैं। महाराष्ट्र की राजनीतिक समझ जबरदस्त ओवररेटेड रही है इस देश में। कुछ कड़ी बातें मैं कहूंगा आपसे और उदाहरणों के साथ, तथ्यों के साथ कहूंगा। एक जुमला कहा जाता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी जैसे शिशु की उंगली पकड़ के बाला साहब ठाकरे की शिवसेना ने खड़ा किया। झूठ। वर्तमान भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा फ्रॉड। जबकि सच क्या है? सच यह है कि बाला साहब ठाकरे, जिन्होंने अपनी ब्रांडिंग एक कट्टर हिंदू के नाम पर की, कट्टर हिंदुत्व के नाम पर की। शिवसेना को मैं संगठन कहता हूं, पार्टी में बहुत बाद में स्वीकारूंगा अभी कि वो कोई पार्टी भी है या थी। शिवसेना की पूरी उपस्थिति क्या थी? अर्बन, केवल मुंबई, केवल बंबई महानगर। ये इतिहास है, ये पूरा सच्चा इतिहास है शिवसेना का। बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना की बात कर रहा हूं, अभी आऊंगा उद्धव पे और शिंदे तक आऊंगा। हकीकत क्या है कि जब बाला साहब ठाकरे की शिवसेना ने मुंबई की राजनीति, अभी महाराष्ट्र की राजनीति नहीं कह रहा हूं, मुंबई की राजनीति में जब उसने एक राष्ट्रवादी पार्टी जिसके की एक नेशनल उसका अस्तित्व था, भारतीय जनता पार्टी, जब उसकी उंगली पकड़ी, तब उसने अपने राजनीतिक इतिहास के में पहली बार मुंबई से और ठाणे से बाहर अपना विस्तार किया शिवसेना ने। ये अगर इतिहास न हो तो इसे झुठला दे कोई कि पहली बार शिवसेना महाराष्ट्र में मुंबई शहर से बाहर निकली तब जब उसको भारतीय जनता पार्टी का सहयोग मिला। अब एक सवाल और आता है, उसी भारतीय जनता पार्टी ने उद्धव ठाकरे तक जब उस स्वस्थ परंपरा का निर्वहन किया और साथ चुनाव लड़े तो उद्धव ठाकरे क्या सत्ता में नहीं आ रहे थे? सत्ता में ही तो आ रहे थे भाई। फर्क क्या था? फर्क सिर्फ इतना था कि पहले से जो अनाउंस मामला था कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, बस इतना हो रहा था, वो मुख्यमंत्री नहीं बन रहे थे।
मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने गोल टोपी ओढ़ी, और आज नवाब मलिक के नाम का ताना देने वालों के मुंह पे मैं यही पलट के मारता हूं कि क्या अपनी कमर, अपनी रीढ़ की हड्डी तोड़ के मुस्लिम वोट बैंक और आज उनके तलवे चाटते हुए उद्धव ठाकरे दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं? ऐसे में शिवसेना का जो कट्टर वोटर था, जो भगवा ब्रांड को देखते हुए वो अपने आप को ग्रो किया था, वो कहां गया साहब? उसने विद्रोह किया। फिर एक फैक्ट दे रहा हूं, उसने विद्रोह किया, उसने उद्धव ठाकरे की कंप्रोमाइज पॉलिटिक्स पर सवाल खड़ा किया और उनका साथ छोड़ के शिंदे के साथ आज भारतीय जनता पार्टी के पास खड़ा है। वोटर नहीं बदला, वोटर ने अपनी रीढ़ नहीं तोड़ी, उसके नेता ने तोड़ी, उसने छोड़ दिया। यह हकीकत है। दूसरा एक और ओवर रेटिंग का प्रोपेगेंडा देखिए जरा मराठा पॉलिटिक्स का। मराठा छत्रप, ओहो, शरद पवार साहब, भारतीय राजनीति के चाणक्य। शरद पवार की ये एक फ्रॉड ब्रांडिंग है जो बहुत ज्यादा ओवररेटेड रही है भारतीय राजनीति में। वरना मराठा राजनीति में ये मराठा सो कॉल्ड छत्रप जब अपनी पार्टी बनाते हैं एनसीपी और मराठा राज्य की राजनीति में उतरते हैं तो उनकी सबसे बड़ी हैसियत आज तक अपनी सत्ता तो छोड़ दीजिए अकेले दम पर, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की भी महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में नहीं रही है। कहां गया वो और उसकी वजह जानते हैं कहां है? उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य जातिवादी, जाति के खेमे में बटे हुए, क्षेत्र के खेमे में बटे हुए, तमाम तरह की अलग अलग स्वार्थ और छोटे छोटे स्वार्थों की राजनीति करने के मामले में बदनाम है। लेकिन अगर इस तरह की बदबूदार राजनीति कहीं अगर वाकई जमीन पर सबसे ज्यादा होती है आज के समय में, उसका जीता जागता उदाहरण महाराष्ट्र है साहब। महाराष्ट्र में तालुका स्तर की राजनीति होती है। महाराष्ट्र में विदर्भ की राजनीति अलग, मराठवाड़ा की राजनीति अलग, मुंबईकर की राजनीति अलग, मलयाली की राजनीति अगर अलग, उत्तर प्रदेश और बिहारी भैया की पॉलिटिक्स अलग। कौन सी ऐसी पॉलिटिक्स नहीं है? किसानों की अलग अलग फसलों के आधारित पर वहां किसान एक साथ इकट्ठे नहीं हो पाते, इतने खाने और खोमचे में बटी हुई है महाराष्ट्र राजनीति। और उसी का चेहरा है जो आज महाराष्ट्र में आपको हमेशा से दिखाई देता है कि वहां नवाब मलिक जैसा व्यक्ति भी अजित पवार उसको चाहते हुए या न चाहते हुए छोड़ नहीं पा रहे हैं, जबकि एनडीए का हिस्सा बने रहना चाहते हैं। एनडीए महाराष्ट्र में इस मजबूरी का शिकार है कि वो शिंदे को भी साथ रखती है, अजित पवार को भी छोड़ नहीं पाती, क्योंकि हकीकत की जमीन पर आपको राजनीति करनी होती है। फैंटेसी में राजनीति नहीं होती, फंतासी में राजनीति। बौद्धिकता का लबादा ओढ़िए और चुपचाप बैठिए कि हमें राजनीतिक समझ बहुत ज्यादा है। ब्लैकमेलिंग, जरायम, जातियों में बंटना, क्षेत्रों में बंटना, इसका अगर सबसे बड़ा उदाहरण है तो महाराष्ट्र की राजनीति है, वहां की राज्य की राजनीति है। ये प्रश्न अब आईने की तरह मराठा लोगों पर खड़ा होता है। मराठी मानुष का मैं कोई अपमान नहीं कर रहा हूं, आईना दिखा रहा हूं साहब, आईना देखिए। ये हकीकत है संदीप जी कि महाराष्ट्र में राष्ट्र प्रथम नाम के भाव की कोई राजनीति आज तक पैदा ही नहीं हुई, और पैदा हुई तो उसका विस्तार नहीं हुआ पैन महाराष्ट्र। इसलिए ये एक चर्निंग स्टेज है महाराष्ट्र की खुद की पॉलिटिक्स के लिए। और यहां एक सहज लाइन कह दूं, कांटा से कांटा निकालने की स्थिति तो बनाई रखनी पड़ेगी। और एक चीज और बता दूं आपको, राष्ट्रीय राजनीति और राष्ट्र प्रथम की राजनीति को कैसे जिया जाता है। 25 करोड़ आबादी से ज्यादा आबादी नहीं है ना महाराष्ट्र की। वो ये उत्तर प्रदेश की बात मैं कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश खाने, खोमचेर, जाति, क्षेत्र इस सब में बटा हुआ है, यही परसेप्शन है, गढ़ा गया था ना। लेकिन उसने 2017 के बाद से 32 साल का रिकॉर्ड तोड़ा और योगी आदित्यनाथ की एक राष्ट्रवादी सरकार लाके पलट दी। और एक और उदाहरण अंत में दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश की ही जमीन से बहुजन समाज पार्टी की नेत्री मायावती, पिछले 10 साल का कैरियर देख लीजिए। राष्ट्र प्रथम की भाव की राजनीति करने वाली अगर कोई महिला दिखाई देती है, गैर भाजपाई, गैर एनडीए, तो बहन मायावती हैं। और उन्होंने इतना राष्ट्र प्रथम के भाव को जिया है कि भाजपा को सहयोग करने के लिए मायावती कैंडिडेट उतारती हैं। यह आरोप रहा है, मैं इसको स्वीकारता हूं, हाँ ये है, और उदाहरण देता हूं तथ्यों के साथ। बसपा कभी भी उपचुनाव नहीं लड़ती थी संदीप जी। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव सफलता मिले, बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में राष्ट्र प्रथम के भाव की राजनीति करते हुए उपचुनाव भी लड़ रही है, लड़ने लगी है। तो सर कुल मिला के कांग्रेस मुक्त भारत,
सारे भारतीय विरोध की राजनीति करने वाले राजनीति करना छोड़ दें। इस सबके अगर प्रतीक नवाब मलिक जैसे हों। और एक चीज और, दर्शक जितना चाहे मुझे डांट ले, लेकिन विचार कीजिएगा गंभीरता से जो मैंने बातें कही हैं अपनी कुवत अनुसार। अरे साहब, एमके स्टालिन और ममता बनर्जी जी तो छोड़ दीजिए। मैं तो दाऊद इब्राहिम भी अगर भारत आए और कहे कि राष्ट्र प्रथम के भाव को सलाम, मैं सुधर गया हूं साहब, मैं कहूंगा आओ, नीति हमारा, झंडा हमारा, काम करो। जी। और आपने सर इतनी बढ़िया बात बताई महाराष्ट्र की जो राजनीति है, मैं तो देख रहा हूँ कि वहां 10-10 मुख्य पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। निर्दलीय नहीं, 10-10 मुख्य पार्टियां। शिवसेना के 2 हिस्से, एनसीपी के 2 हिस्से, भाजपा, कांग्रेस, ये 6 हो गई टोटल। उसके बाद वो प्रकाश अंबेडकर की भी पार्टी है, फिर रामदास अठावले जी की पैंथर पार्टी है, उसके बाद एआईएमआईएम का भी वहां पर दखल है, विशुद्ध मुस्लिम पार्टी औरंगाबाद में, और वहां पे उसके एमएलए कॉर्पोरेटर वगैरह भी जीतते हैं। आप सोचिए कि ऐसा कौन सा प्रदेश है जो एआईएमआईएम को भी जिता देता है। आप अपने प्रदेश की स्थिति देखिए। आपने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया उत्तर प्रदेश का। सर 2014 में मोदी जी गुजरात से आते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता को पता है कि ये राष्ट्र प्रथम का आदमी है, तो सर्वस्व सौंप दिया, 72 सीट, अनथिंकेबल। और उसके बाद 2017 में जो आपने कहा, 2017 में यहाँ कोई मुख्यमंत्री फेस नहीं था, मोदी जी को 325 सीट सौंपी इस यूपी की जनता ने। क्यों? क्योंकि राष्ट्र प्रथम का आदमी है। आपकी बात बहुत सही है। इसका मतलब है हमारे फंडे ज्यादा क्लियर हैं, बहुत ज्यादा क्लियर है, बहुत बेहतर है। सपा बसपा के गठबंधन के बावजूद 2019 में वापस 64 सीटें सौंपी भाजपा को, राष्ट्र प्रथम के लिए। बालाकोट हुए, कोई बहुत सारी बातें हो, और खैर जो हुआ सो हुआ। और यहाँ पर आपने देखा जैसे चाचा भतीजे की वहां पे लड़ाई हुई, 2 पार्टियां बट गई, दोनों प्रमुख रूप से लड़ रही हैं। यहाँ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ समाजवादी पार्टी से जैसे ही प्रगतिशील समाजवादी पार्टी चाचा जी ने बनाई, हाशिए पे चले गए। तो यहाँ के फंडे बहुत क्लियर है, जिसको बैकिंग देनी है वो दे रहा है, और क्लैरिटी बहुत है। तो और महाराष्ट्र को जैसे हम कंपेयर करते हैं, कंफ्यूजन बहुत दिखता है। तो ये तो अब रिजल्ट्स बताएंगे 23 नवंबर को। तो अवनीश सर बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने महाराष्ट्र की राजनीति का एक खुला विश्लेषण किया कि क्या है चरित्र, वो जो पर्दा सामने टंगा हुआ है स्वप्न नगरी का और इसका उसका, और सबसे बढ़िया कमर्शियल स्टेट, आर्थिक राजधानी, ये वो, उसके पीछे एक एक आदमी की व्यक्तिगत जो राजनीति है, एक एक क्षेत्र की राजनीति है। वो बांद्रा जहाँ पे मुंबई के बड़े सितारे रहते हैं, वहां का विधायक एक बिहार गोपालगंज से निकला हुआ दाऊद का सपोर्टर बाबा सिद्दीकी बन जाता है। तो ये उस क्षेत्र की जनता जाने कि किसको अपना विधायक बना रही है और क्या कर रही है। और ऐसे ही वहां पे कोई कमी नहीं है। ऐसे नवाब मलिक की बात, अबू आजमी, खैर अच्छा है, नवाब मलिक अबू आजमी आपस में आमने सामने लड़े, शायद आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट ही लड़ रहे हैं, ऐसा है सर? हाँ, एक दूसरे के अगेंस्ट ही लग रहे हैं। और अंतिम बात देखिए, ऐसा है, हम किसी को छोटा नहीं दिखाना, हम ये नहीं कह रहे हैं कि महाराष्ट्र ना समझ है, ये हकीकत की जमीन पर खड़े महाराष्ट्र की वर्तमान राजनीति को खुद ये सोचना है और ये दिशा तय करनी है कि जब देश राष्ट्र प्रथम की तरफ, एक भाव की तरफ जा रहा है, आपको ये अपनी जमीन अब तय करनी है। जी, सही बात है। और इस मामले में अगर मैं ये कह सकता हूँ कि सीखना हो तो मध्य प्रदेश से सीखिए, गुजरात से सीखिए, क्लैरिटी पूरे देश से सीखिए, पूरे देश से सीखिए, पूरे देश को सिखाने की स्थिति में आइए, पूरे देश को सिखाने की स्थिति में आइए। जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मनीष सर, बहुत जरूरत थी महाराष्ट्र को भी समझने की, क्यों मुंबई से ही लोग यूपी को जज करें। हम भी आपको देख सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं आप क्या हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और सबको सबके एनालिसिस करने का पूरा हक है। जब उत्तर प्रदेश के चुनाव होते हैं, पूरा स्वागत है, आइए हमें देखिए, समझिए। आज आपका चुनाव है, आज हम आपको देखेंगे, समझेंगे। तो मनीष सर बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से रिक्वेस्ट कि यदि आपको यह बातें सही लगी हो, अच्छी लगी हो, जरूरी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपके माध्यम से बातें बहुत दूर तक जाती हैं, आप तो जानते ही हैं, आपके माध्यम से बातें बहुत दूर तक जाती हैं। एक लाइक अच्छा असर दिखाता है। चैनल हमारा जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध नए दर्शकों से भी रिक्वेस्ट और बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट कि और लोगों तक भी ये बात लेकर जाएं, चैनल लेकर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। जय जय श्री राम, प्रणाम।